आप लोग, स्वागत है आपका हमारे चैनल कार्टून लेजेंड्स पे। हमारे बचपन को प्रीशियस बनाने के पीछे एक एनिमे का भी एक बड़ा हाथ है। तो जी हाँ गाइस, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं टॉप 10 बेस्ट राइवल्स इन एनिमे के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बता दूं कि एनिमे में ऐसे बहुत से राइवल्स हैं जो कि इस लिस्ट में आ तो सकते हैं, पर मैंने सिर्फ उन्हीं राइवल्स को लिया है जिनमें से कोई एक उस पर्टिकुलर एनिमे का मेन प्रोटैगनिस्ट हो। मतलब कि मैंने उन राइवल्स को नहीं लिया है जिनमें से कोई एक भी उसके एनिमे का मेन प्रोटैगनिस्ट नहीं है। तो चलिए अब ज़्यादा बात ना करते हुए करते इस वीडियो को स्टार्ट। और इस वीडियो को पूरा देखिएगा वरना आपके माइंड में कुछ गलत सवाल क्रिएट हो सकते हैं और मैं सीरियस हूँ। नंबर 10, जिंगा एंड रायुगा एनिमे बेब्लेड मेटल सीरीज से। तो इन दोनों में से जिंगा जो कि बेब्लेड मेटल सीरीज का मेन प्रोटैगनिस्ट है और दूसरी तरफ है रायुगा जो कि उसका स्ट्रॉन्गेस्ट राइवल है। तो बेब्लेड मेटल सीरीज में हमें जिंगा और रायुगा के बीच में बहुत ही मज़ेदार और एक से बढ़कर एक बेब्लेड फाइट्स देखने को मिली है। तो इनमें से जो जिंगा है वो बहुत ही फ्रेंडली है और हमेशा रायुगा की रिस्पेक्ट करता है, इवन वो सबकी रिस्पेक्ट करता है। पर दूसरी तरफ रायुगा वो उतना फ्रेंडली नहीं है और जिंगा कुछ भी करे उससे रायुगा को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ हमेशा अकेले में काम करना चाहता है। तो जिंगा एंड रायुगा ये दोनों ही टॉप ब्लेडर बनना चाहते हैं पूरे वर्ल्ड के, पर इन दोनों का टॉप ब्लेडर बनने का सोच अलग अलग है। तो इन दोनों के बीच का राइवलरी देखने में तो बहुत ही मज़ा आता है, पर ये दो इस लिस्ट में सबसे पीछे इसलिए है क्योंकि रायुगा को जिंगा को लेकर उतना सरदर्द नहीं था, वो सब काम अकेले करना चाहता था। इवन बेब्लेड मेटल सीरीज़ के शुरुआत में तो वो डार्क और इविल पावर्स के साथ मिलकर वो विलेन बन चुका था, पर वो एक्चुअली विलेन नहीं था। उसके बेब्लेड मेटल सीरीज़ के आगे बढ़ने के बाद वो पूरी तरह से एक हीरो बन गया था, पर मैंने बोला कि वो हर काम अकेले करना चाहता था और सब काम वो अकेले करता था, इसलिए उसने बेब्लेड मेटल फ्यूरी के लास्ट में नेमेसिस के साथ अकेले ही लड़ने चला गया था। नंबर 9, लफी एंड स्मोकर एनिमे वन पीस से। तो एक तरफ लफी जो कि वन पीस का मेन प्रोटैगनिस्ट है और दूसरी तरफ है स्मोकर, और इन दोनों की राइवलरी शुरू हुई थी लॉर्ड्स टाउन से। और लॉर्ड्स टाउन में स्मोकर ने अपना एक बहुत ही अच्छा रेपुटेशन बनाया था और वो इसलिए हुआ था क्योंकि वो पायरेट्स को ईस्ट ब्लू पास से ग्रैंड लाइन तक नहीं जाने देता था। और ये हमारा जो लफी है ये स्ट्रॉ हैट का कैप्टन है और इन दोनों के बीच में बहुत बार फाइट्स हो चुके हैं। और इन दोनों के राइवलरी को और भी खास ये बनाता है कि ये दोनों ही एक दूसरे से ज़्यादा पावरफुल होना चाहते हैं। जैसे टाइम बीतता गया ये दोनों ही ज़्यादा पावरफुल होते गए, पर टाइम के साथ साथ लफ़ी स्मोकर से थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल हो गया था और स्मोकर का एम यही है कि वो लफ़ी से ज़्यादा पावरफुल हो, उसको हराए और लफ़ी को किसी भी तरह से कैप्चर करे। पर जो भी हो ये दोनों ही एक दूसरे के रिस्पेक्ट करते हैं, चाहे वो राइवल्स हो या कुछ और इन दोनों का राइवलरी सच में बहुत ही खास है। नंबर 8, टाइसन एंड काई एनिमे बेब्लेड ओरिजिनल सीरीज से और जिंगा एंड क्योया बेब्लेड मेटल सीरीज से। तो जी हाँ गाइस, नंबर 8 में इन राइवल्स के बीच में ड्रॉ हो गया है। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं टाइसन और काई के बारे में। तो एक तरफ है टाइसन जो कि बेब्लेड ओरिजिनल सीरीज का मेन प्रोटैगनिस्ट है और दूसरी तरफ है काई जो कि पहले टाइसन से थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल था। तो टाइसन और काई इन दोनों के पास ही वन ऑफ द 4 सैक्रेड बिडबीस्ट्स ड्रैगन एंड ड्रॉन्जर है। तो काई जो कि पहले से ही बहुत ही रूड और कूल है, वो पहले लीडर हुआ करता था ब्लेड शार्क्स का, पर फिर जब टाइसन ने उसे एक लीग में हरा दिया फिर वो दोनों एक टीम में आ गए, जबकि काई तब भी टाइसन को उतना सीरियसली नहीं लेता था, पर फिर भी वो एक टीम में आ गए थे। और काई कुछ टाइम के लिए ब्लिट्ज़क्रीग बॉयज़ का भी लीडर था और इन दोनों के बीच का राइवलरी बहुत ही खास है क्योंकि जैसे टाइम बीतता गया काई को समझ आया कि टाइसन में कुछ खास बात है और पहले से ही काई का एक ही एम रहा है कि टाइसन और काई के बीच में जितने भी कांटे हैं वो उन सबको हराएगा और फाइनली रीच करेगा टाइसन तक और उससे एक बहुत ही अच्छा और मज़ेदार बैटल करेगा। और टाइसन और काई के बीच के बेब्लेड बैटल से बहुत से स्टेडियम्स भी तबाह हो गए थे। तो चलिए अब बात करते हैं जिंगा और क्योया के बारे में। तो अब यहाँ पर बहुत लोग मुझसे कहेंगे कि नंबर 8 में जिंगा और क्योया क्यों, जबकि जिंगा और रायुगा का राइवलरी नंबर 10 में था, क्योंकि रायुगा तो
कियोया से ज़्यादा पावरफुल है। तो मैं बता दूं कि मैं भी मानता हूं कि रायुगा कियोया से ज़्यादा पावरफुल है, इवन वो जिंगा से भी कुछ हद तक पावरफुल है। पर पावरफुल होने से राइवलरी ज़्यादा अच्छी नहीं बनती, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि रायुगा हर समय अकेले काम करना पसंद करता था और जिंगा को लेकर उसका उतना सरदर्द नहीं था। पर कियोया और जिंगा पहले से ही बहुत ही बेस्ट राइवल्स रह चुके हैं और बेब्लेड मेटल फ्यूरी में जाके ये दोनों ही 4 सीजन्स लेजेंडरी ब्लेडर्स का हिस्सा बन गए थे। जो कि जिंगा जो था वो था ऑटम कॉन्स्टलेशन लेजेंडरी ब्लेडर और कियोया था स्प्रिंग कॉन्स्टलेशन लेजेंडरी ब्लेडर। और उन दोनों का पेगासस और लियोन, उनके बीच का टक्कर देखना तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता था पहले से ही। और कियोया हमेशा से अपने लिमिट को ब्रेकअप करके अपने पावर को पुश करता था ताकि वो जिंगा से बहुत ही अच्छी तरीके से बैटल कर सके। और उसका एक ही मोटिव रहा है कि जिंगा और उसके बीच के जितने भी कार्ड हैं उन सबको हरा के जिंगा तक पहुंचना और उससे एक मज़ेदार बैटल करना, बिल्कुल काय की तरह। नंबर 7, ऐश एंड पॉल पोकेमॉन से। तो अपने जो ऐश के चम है उसको तो बच्चे जानते थे, उसका इंट्रो मैं नहीं दूंगा। तो दूसरी तरफ है पॉल, जो कि पूरे पोकेमॉन एनिमे में आज तक ऐश का बेस्ट राइवल रह चुका है। तो अपना जो पॉल है वो पहले से ही एक एब्यूसिव ट्रेनर रह चुका है और वो भी ऐश की तरह एक पोकेमॉन मास्टर बनना चाहता है। पर उनके बीच का राइवलरी सिर्फ एक कारण के ऊपर है, क्योंकि उनका सोचने का तरीका पूरी तरह से ऑपोजिट है। तो एक तरफ है ऐश, जो कि अपने पोकेमॉन्स के इमोशंस को अच्छी तरीके से समझता है और बॉन्ड और हार्ड ट्रेनिंग की मदद से अपने पोकेमॉन की पावर लिमिट को बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज करना चाहता है और ऐसे ही ऑसम बैटल्स करके एक पोकेमॉन मास्टर बनना चाहता है। पर दूसरी तरफ है पॉल, जो कि कुछ बार हारने की वजह से बहुत ही एब्यूसिव टाइप का ट्रेनर बन चुका है और वो अपने पोकेमॉन्स पर ज़बरदस्ती करता है, मतलब जोर करता है कि और पावरफुल बनो। उसको उस बात से कुछ सरदर्द नहीं है कि उसके पोकेमॉन्स को क्या हो रहा है, वो सिर्फ ये चाहता है कि उसके पोकेमॉन्स और पावरफुल बनते जाए और जिसकी मदद से वो भी और ज़्यादा पावरफुल बन जाए। तो जो ऐश है उसके पास जो भी पोकेमॉन्स है वो कमज़ोर है या ताकतवर, उससे उसे कोई मतलब नहीं। वो प्यार से उनको समझा के और हार्ड ट्रेनिंग करके उनको पावरफुल बनाना चाहता है। पर दूसरी तरफ जो है पॉल, वो कमज़ोर पोकेमॉन्स को पकड़ते ही छोड़ देता है ऐसे मजाक के लिए। पर पॉल की सबसे बड़ी गलती थी चिमचार को कमज़ोर बोल के छोड़ देना। फिर ऐश ने उसके चिमचार को पकड़ा और उसे हार्ड ट्रेनिंग दी, उसके साथ अच्छा बॉन्ड बनाया। फिर चिमचार धीरे धीरे इन्फर्नेप तक इवॉल्व होता गया और इन्फर्नेप और ऐश ने फाइनली साबित कर दिया कि वो किसी से कम नहीं और बहुत ज़्यादा पावरफुल है और फाइनली पॉल को हरा ही दिया। जबकि ऐश और पॉल के बीच में कई बार मुकाबले हो चुके हैं और पिछले कुछ बार पॉल ने ऐश को हरा दिया था, पर ऐश और ऐश की टीम ने डिसएडवांटेज होते हुए भी पॉल को हरा ही दिया था और उनके बीच का राइवलरी पोकेमॉन में एक मिसाल की तरह रह चुका है। और फाइनली मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि पॉल बुरा नहीं है, सिर्फ वो थोड़ा सख्त ट्रेनर है और ऐश और पॉल दोनों ही एक दूसरे को गलत साबित करके आगे बढ़ना चाहते थे। नंबर 6, युगी एंड काइबा फ्रॉम द एनिमे युगियो। तो यहाँ पे हमारे पास है युगियो का मेन प्रोटैगनिस्ट युगी मोटो एंड सेतो काइबा। तो इन दोनों की राइवलरी बहुत ही खास है और इन दोनों ने एक दूसरे को बहुत बार आमना सामनी फेस किया है डुअल मॉन्स्टर बैटल्स में। और इन दोनों के बीच में कुछ बहुत वन साइडेड राइवलरी है जो कि काइबा की तरफ से है और वो भी उसके युगी के खिलाफ पहले हार की वजह से। और ये दोनों ही हमेशा कोशिश करते हैं कि एक दूसरे को सरपास कर सके। वैसे युगी का काइबा के प्रति कोई भी गुस्सा नहीं है, पर इन दोनों को राइवलरी को खास बनाता है इनके बीच का पर्सनालिटी में अलग अलग होना, क्योंकि इन दोनों का पर्सनालिटी एकदम ऑपोजिट है और इनकी सोच भी अलग अलग है। वैसे ये दोनों कुछ खास मिलते तो नहीं है, पर जब भी मिलते हैं इन दोनों के बीच का बैटल बहुत ही फेयर और पॉजिटिव माइंडेड होता है और उन दोनों के बीच का मॉन्स्टर फाइट देखने में तो मज़ा ही आ जाता है। नंबर 5, डेकू एंड बाकुगो फ्रॉम द एनिमे माई हीरो एकेडेमिया। तो डेकू जो कि माई हीरो एकेडेमिया का मेन प्रोटैगनिस्ट है और बाकुगो, ये दोनों ही एक दूसरे को बचपन से जानते हैं और ये दोनों ही ऑल माइट को अपना आइडल मानते हैं एंड इवन दोनों का गोल भी सेम है, टू बिकम द नंबर 1 हीरो। वैसे डेकू के पास पहले से कोई पावर्स नहीं थी,
पर जब ऑल माइट अपनी पावर्स डेकू को दे देता है तब इनके बीच में राइवलरी शुरू हो जाती है। अब क्योंकि डेकू के पास ऑल माइट्स की पावर्स हैं, इसलिए बाकुगो डिटरमाइंड हो जाता है कि कैसे वो डेकू को सरपास करेगा। पर दूसरी तरफ डेकू भी बाकुगो को अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट राइवल मानता है और डेकू बाकुगो की स्ट्रेंथ की दिल से रिस्पेक्ट करता है और वो ये सोचता है कि बाकुगो को हराना उसके लिए किसी अचीवमेंट से कम नहीं। वैसे बाकुगो दिखाता तो नहीं, पर वो भी अंदर ही अंदर डेकू की रिस्पेक्ट करता है और दोनों एक डीप हिस्ट्री शेयर करते हैं, जिसके लिए कि इनकी राइवलरी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और कॉम्पिटिटिव बन जाती है। नंबर 4, मेलियोडस एंड बैन फ्रॉम द एनिमे 7 डेडली सिंस। तो मेलियोडस और बैन ये दोनों एक दूसरे से 700 टाइम्स से भी ज़्यादा बार लड़ चुके हैं और ये दोनों एक दूसरे को दोस्त नहीं मानते हैं बल्कि भाई से भी बढ़कर मानते हैं। और एक चीज़ जो कि इनकी राइवलरी को बेस्ट बनाती है वो ये है कि ये दोनों ही एक दूसरे से लड़ने के लिए एक्साइटेड रहते हैं। और सबसे मज़े की बात तो ये है कि ये जब भी लड़ते हैं अपने पूरे जान और पूरे पावर से लड़ते हैं और ये दोनों लड़ते तो हैं फिर भी अपने मुंह पर स्माइल रख के। और ये दोनों एक दूसरे को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और इनकी दोस्ती बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है एंड दे आर जस्ट लाइक ए गॉड गिफ्टेड फ्रेंड्स। नंबर 3, नारुतो एंड सासुके एनिमे नारुतो से। सासुके उचिहा जो कि नारुतो शिपुडेन का अपना मेन कैरेक्टर नारुतो का राइवल है, वो एक उचिहा जीनियस है और एक बहुत ही कमाल का फाइटर है जिसके पास की बहुत ही सारे एबिलिटीज़ है और ये दिखने में भी हैंडसम है। और दूसरी तरफ है अपना मेन प्रोटैगनिस्ट नारुतो जिसके अंदर की 9 टेल्स की शक्ति है। ये पोकेमॉन वाला 9 टेल नहीं, ये वाला 9 टेल। और इन दोनों की राइवलरी को जो चीज़ खास बनाती है वो ये है कि ये दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट है और एक दूसरे के सम्मान भी है। और जब ये दोनों एक ही टीम में आए तब इन दोनों ने सोचा कि कैसे एक दूसरे को सरपास किया जाए पावर्स के मामले में। इन दोनों ने काफ़ी बार एक दूसरे से कम्पीट किया है और ना जाने इतने अच्छे अच्छे बैटल्स किए हैं और एक दूसरे को सरपास करने के चक्कर में ये ना जाने कितनों से भी आगे निकल गए हैं। और वैसे इन दोनों कैरेक्टर्स का इमोशनल बॉन्ड और फाइटिंग स्किल्स बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। और सबसे ख़ास बात तो ये है कि ये दोनों नारुतो एनिमे के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर कागुया ओत्सुजुकी के पोते इंद्रा और अशुरा के पुनर्जन्म हैं। ये दोनों इस लिस्ट में ये रैंक डिजर्व करते हैं। नंबर 2, एल एंड लाइट फ्रॉम द एनिमे डेथ नोट। तो एक तरफ है हमारा लाइट यागामी जो कि यहाँ डेथ नोट का मेन प्रोटैगनिस्ट है और दूसरी तरफ है उसका सबसे बड़ा राइवल एल जो कि एक डिटेक्टिव है और उसका असली नाम है रियुसाकी लोलिएट, पर वो अपना एक कोड नेम यूज़ करता है जो कि है एल। और हर समय राइवलरी फाइट से नहीं होती, कभी कभार दिमागों की भी राइवलरी होती है, यानी बुद्धि की राइवलरी। और इन दोनों के बीच में हमें यही राइवलरी देखने को मिली है। इन दोनों के माइंड गेम्स हमेशा एक दूसरे को टक्कर देते रहते थे जो कि हमें हमेशा सरप्राइज़ कर देते थे। एग्जाम्पल के लिए एक नॉर्मल सा टेनिस मैच ही ले लो। जब उन दोनों के बीच में एक नॉर्मल सा टेनिस मैच भी हुआ था तब भी उनकी राइवलरी हमें देखने को मिली थी उनकी कमाल की सोच की वजह से। और इनकी दिमाग की सोच जब भिड़ती है वो कितनी ज़्यादा अमेजिंग और भयंकर होती है वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। जिन्होंने डेथ नोट देख रखा है वो तो समझ ही गए होंगे और जिन्होंने नहीं भी देखा मैं उनके लिए प्रेफर करूँगा कि वो भी जाके डेथ नोट देख ही लीजिए, काफ़ी कमाल का एनीमे है। और लाइट और एल को अगर मैं इस लिस्ट के इस पोजीशन में नहीं रखता तो ये मेरी सबसे बड़ी भूल होती। और ऑब्वियसली ये दोनों इस लिस्ट में नंबर 2 की पोजीशन डिज़र्व करते हैं क्योंकि नंबर 1 में तो कुछ और ही चीज़ है। और आप लोग अभी तक समझ भी गए होंगे कि नंबर 1 में कौन से राइवल्स है। तो जी हाँ, नंबर 1 गोकू एंड वेजिटा एनिमे ड्रैगन बॉल से। तो वेजिटा जो कि सेयन का प्रिंस है और दूसरी तरफ हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट गोकू जो कि एक लो कास्ट का सेयन होता है।
वो वेजिटा को पावर के मामले में पीछे छोड़ देता है और वेजिटा गोकू को सरपास करने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देता है। और उसी बीच हमें यह भी देखने को मिलता है कि ये दोनों एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं। और सबसे मज़े की बात तो यह है कि इनमें से कोई एक अगर किसी चीज़ को अचीव करता है तो दूसरा ये कोशिश करता है कि अगले 3 दिन के अंदर वो उसको सरपास कर सके। और यही चीज़ इनके राइवलरी को बेस्ट बनाती है। और अगर मैं इन दोनों को इस लिस्ट में ना लेता तो ये लिस्ट बनती ही नहीं। और आप माने या ना माने, बहुत से एनिमे के राइवलरी इन दोनों से ही इंस्पायर्ड होकर बनाए गए हैं। सो आई होप कि ये लिस्ट आपको पसंद आई होगी। और लिस्ट ख़त्म होने के बाद कुछ ऑनरेबल मेंशंस जो कि इस लिस्ट में आ तो सकते थे पर आ नहीं पाए, जैसे कि एंग एंड ज़ुको एनिमे एवाटार से, साइतामा एंड गारो एनिमे वन पंच मैन से, और ग्रे एंड नात्सु एनिमे फेयरी टेल्स से। सो गाइस, आज की वीडियो बस यहीं तक। अगर हमसे कोई इन्फॉर्मेशन छूट गई हो तो उसे कमेंट सेक्शन में हमें बता देना। और कमेंट सेक्शन में ये भी बता देना कि इन सब में से आपके बेस्ट और पसंदीदा राइवल्स कौन से हैं और आप मुझसे कितने एग्री करते हैं। सो फाइनली लेट्स टेक अ चिल पिल गाइस। अपने मैजिक फिंगर्स को कर दीजिए इस वीडियो पर लाइक एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ऐसे ही मजेदार वीडियोस और देखनी हो तो बेल आइकन को भी दबाना मत भूलेगा। एज वेल एज हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ आपको हमारे वीडियो के अपडेट्स पहले से ही मिल जाएंगे और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। सो टाटा, सी यू लेटर।